सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन द कोर्स ऑफ जनरल साइंस। तो जनरल साइंस हम लोग फिजिक्स स्टार्ट किए थे। फिजिक्स में हम लोग फर्स्ट पार्ट मैकेनिक्स का कर लिए थे, सेकंड पार्ट हम लोग फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में थे, उसमें हम लोग सेकंड लॉज ऑफ मोशन तक हम लोग कंप्लीट किए थे, उसमें मोमेंटम वगैरह हम लोग देख लिए थे। आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं, आज क्या स्टार्ट करेंगे, थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन की तरफ। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका स्टेटमेंट क्या कहता है कि प्रत्येक क्रिया के लिए वहां पे क्या होगा, एक विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होगी। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि ये एवरी एक्शन क्या होता है और रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद समझेंगे इक्वल होता है या अपोजिट होता है। और ये लॉ जो थर्ड लॉ है, ये भी न्यूटन के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तीनों लॉज ऑफ मोशन किसने दिया है, न्यूटन के द्वारा दिया गया है। तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि पहले एक्शन क्या होता है और रिएक्शन क्या होता है। सपोज कीजिए एक वॉल है, मीन्स कोई एक दीवार है। अब दीवार में क्या करते हैं कि हम यहां से फोर्स लगाते हैं। क्या कर रहे हैं, इस पे फोर्स लगा रहे हैं या बल लगा रहे हैं। तो हम जो इस पे बल लगा रहे हैं ऐसे, तो ये क्या हो गया, एक्शन हो गया, क्रिया होगा। हमारे द्वारा किया गया जो काम है वो क्या है, क्रिया हो गया। ठीक है, ये जो फोर्स हम बल लगा रहे हैं दैट इज एक्शन। ये क्या है, एक्शन है। अब यही, अब आप फोर्स लगाते तो आपको भी चोट लगता है। ठीक है, आपके ऊपर भी क्या करता है, वाल फोर्स लगाता है। तो वाल जो फोर्स लगाएगा ना, यहां से वाल जो फोर्स लगाएगा वो क्या कहलाएगा, रिएक्शन कहलाएगा, मीन्स प्रतिक्रिया कहलाएगी। मतलब ये तब तक रिएक्शन नहीं होता जब तक कि एक्शन नहीं होता है। ठीक है, मतलब जब तक कोई क्रिया नहीं होगा तब तक ये प्रतिक्रिया नहीं होगा। नाम ही है प्रतिक्रिया, मतलब क्रिया के बदले किया जाने वाला काम। समझ में आ रही बात। तो ये हम अगर इसमें फोर्स लगाएंगे तभी ये फोर्स लगाएगा। मतलब जब तक एक्शन नहीं होगा तब तक रिएक्शन नहीं होगा। मीन्स टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब हर एक एक्शन के लिए क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट। इक्वल एंड अपोजिट कहने का क्या मतलब है कि ये जो फोर्स है F, वो किसके बराबर होगा, R के बराबर। ठीक है, F जो है एक्शन है या रिएक्शन जो होगा, तो किसके बराबर होगा, R के बराबर। लेकिन एक चीज यहाँ क्या होगा, माइनस आएगा। माइनस क्यों आएगा, क्योंकि देखो डायरेक्शन अपोजिट है। फोर्स का डायरेक्शन इधर है, रिएक्शन का डायरेक्शन किधर है, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, फोर्स क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर आप इस डायरेक्शन में पॉजिटिव मेजर कर रहे हो, अगर यहां से इधर पॉजिटिव मेजर कर रहे हैं, तो इधर हमें क्या मेजर करना पड़ता है, निगेटिव मेजर करना पड़ता है। दैट मीन्स अगर इस फोर्स को आप F लिख रहे हो तो इस फोर्स को क्या लिखना पड़ेगा, -F लिखना पड़ेगा। तो बात यहां तक समझ में आई कि एक्शन क्या होता है। एक्शन मतलब जो हम काम करते हैं दैट इज एक्शन, और उसके बदले में जो जिस बॉडी पे आप वर्क करें, जिस सिस्टम पे आप वर्क करें, वो सिस्टम जो आपको रिएक्ट करेगा वो क्या कहलाएगा, रिएक्शन कहलाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, फोर्स अप्लाई कर रहे थे वाल पे, और वाल हमारे ऊपर क्या कर रहा था, फोर्स लगा रहा था। ठीक है, तो वो जो हम फोर्स लगाए वाल पे वो क्या हो गया था, एक्शन। और उसके इसको अपोज करने के लिए जो ये वाल फोर्स लगाया वो क्या हो गया, रिएक्शन। ठीक है, तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन यही कहता है कि एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब हर एक फोर्स के लिए, मतलब हर एक एक्शन के लिए क्या होगा, बराबर और विपरीत रिएक्शन होगा। मतलब ये इसका मैग्नीट्यूड R और F बराबर होगी, लेकिन डायरेक्शन दोनों का क्या होगा, उल्टा होगा। यही थर्ड लॉ का स्टेटमेंट है। ठीक है, थोड़ा और कुछ एग्जाम्पल्स इसको समझते हैं। तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एक स्प्रिंग का एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। ठीक है, स्प्रिंग है। अब हम लोग ये स्प्रिंग पे अगर हम फोर्स लगाते हैं कितना, F। ठीक है, तो स्प्रिंग क्या होगा, एक्सटेंड होगा, ये खिंचाएगा। अब खिंचाएगा तो सोचो कि F लगाने के बाद थोड़ा सा एक्सटेंड होने के बाद स्प्रिंग रुक क्यों जाता है। अगर आप फोर्स लगा रहे हो किसी में तो बॉडी मूव करना चाहिए, उसका स्टेट चेंज होना चाहिए, वो रुक क्यों जा रहा है, क्यों, क्योंकि जितना फोर्स हमें F लगा रहे हैं ना, उतना स्प्रिंग भी हमारे पास उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया। थोड़ा सा एक्सटेंड होगा, थोड़ा सा ऐसे एक्सटेंड होगा, और क्या करेगा, यहाँ से अगर आप फोर्स F अप्लाई कर रहे हो तो स्प्रिंग भी क्या करेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, जिसको हम लोग रिएक्शन फोर्स कहते हैं। और इसको स्प्रिंग कांस्टेंट K है तो KX लिखते हैं, वो सब बात
बाद में देखेंगे, अभी यहाँ ध्यान दीजिए बस रिएक्शन और एक्शन पे। तो हम ये फोर्स लगाए स्प्रिंग को खींचने के लिए, तो ये क्या हो गया हमारा एक्शन हो गया, एफ क्या हो गया एक्शन हो गया। और ये जो तो स्प्रिंग क्या किया, इसको रेजिस्ट किया, मतलब अपोज किया, इस फोर्स को अपोज किया। कितना फोर्स लगा के, तो इस फोर्स को अपोज करने के लिए इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी तो उसको कैंसिल कर देगा। समझ में आ रही बात। तो नेट फोर्स अगर इस पोजीशन पे कोई चेंज ही नहीं हो रहा, बॉडी स्प्रिंग में कोई चेंज नहीं आ रहा, ना ही एक्सटेंड हो रहा अब यहाँ से, ना ही ये कंप्रेस हो रहा, दैट मीन्स अब स्प्रिंग पे नेट फोर्स कितना है, 0, मतलब बैलेंस्ड कंडीशन है, तभी तो इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। समझ में आ रही बात। अभी अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिखेगा कि इस पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, दैट मीन्स वहाँ पे नेट फोर्स क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, बैलेंस्ड कंडीशन है। तो बैलेंस्ड कंडीशन अगर है तो कैसे लिखोगे बताओ, तो R माइनस एफ इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अगर बैलेंस्ड कंडीशन के लिए तो यही होना चाहिए ना, या R प्लस एफ इक्वल्स टू 0, तो R इक्वल्स टू क्या होगा माइनस एफ। नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए बैलेंस्ड कंडीशन के लिए, तो R इक्वल्स टू फिर से क्या आएगा माइनस एफ आएगा। तो ये जो F है वो क्या है, एक्शन है, ठीक है, और ये जो R है वो क्या है, रिएक्शन है, प्रतिक्रिया है, ठीक है। कहीं भी जैसे वाल में हम लोग फोर्स लगा रहे थे, तो वाल में फोर्स लगाए थे तो क्या होता, वाल यहाँ से अपने पोजीशन से हिल रहा था क्या, मतलब ये वाल यहाँ पे रुका हुआ था, दैट मीन इस पे नेट फोर्स क्या है, बैलेंस्ड कंडीशन है। अगर हम इस पे फोर्स लगाए, मान लीजिए बोर्ड पे ऐसे फोर्स लगा रहे, बोर्ड ना ही इस डायरेक्शन में मूव कर रहा, ना इस डायरेक्शन में, कोई मतलब बोर्ड में चेंज नहीं आ रहा, दैट मीन सारा का सारा फोर्स जो हम लगा रहे हैं उतना फोर्स बोर्ड भी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा होता, तभी तो इस बोर्ड पे नेट फोर्स 0 हो रहा है। और नेट फोर्स 0 होने के कारण इसकी स्टेट चेंज नहीं हो रही, इसकी अवस्था में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट है कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, प्रत्येक क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं इसका कुछ 1-2 और एग्जांपल्स देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स हम लोग लिए हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन का, जैसे रिक्वायरिंग ऑफ गन, फ्लाइंग ऑफ जेट एरोप्लेन्स एंड रॉकेट्स, वॉकिंग, व्हेन अ मैन जंप्स आउट ऑफ बोट टू द बैंक ऑफ रिवर द बोट मूव्स बैकवर्ड, ठीक है। तो एक एक करके सब एग्जांपल्स को पहले समझते हैं कि कैसे इसमें थर्ड लॉ ऑफ मोशन का यूज हो रहा है, ठीक है। पहला रिक्वायरिंग ऑफ गन, रिक्वायरिंग मतलब बंदूक से गोली निकलते समय पीछे की ओर झटका लगना। जैसे कि मान लो कि ये गन है, क्या है, ठीक है, गन है। अब यहाँ से क्या होता है, मान के चलो इससे बुलेट निकल रही है, यहाँ से बुलेट निकल रहा है, तो पहले एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जब बुलेट यहाँ पे होगा, इसमें इसके स्प्रिंग में जब फिट होगा, ठीक है, स्प्रिंग रहता है, स्प्रिंग से ही ये मूव करता है, तो जब स्प्रिंग में फिट होगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, मतलब इसका वेग क्या होगा 0, इसका मास होगा कुछ, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 नहीं, यहाँ पे बहुत स्पीड से निकल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे इसका मोमेंटम भी 0 नहीं है, मतलब एम भी मोमेंटम है, यहाँ पे मोमेंटम क्या है 0, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, मतलब यहाँ पे P1 क्या है 0 है और P2 क्या है m इंटू भी, मतलब यहाँ से जब निकल रहा है तो इसकी मोमेंटम चेंज कर रही है। अब मोमेंटम चेंज करने के लिए हम लोग क्या देखें कि मोमेंटम चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, जो हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में देखे थे कि मोमेंटम चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। तो अगर मोमेंटम चेंज करना है दैट मीन्स हम लोग इस पे, ये बंदूक इस पे क्या कर रहा होगा, कोई फोर्स लगा रहा होगा। अब जब ये बंदूक इस पे फोर्स लगा रहा होगा तो क्या करेगा रिएक्शन में, अभी थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये जो हमारा गन है वो जो बुलेट पे फोर्स लगाया है, क्यों, क्योंकि इसका मोमेंटम चेंज करना था। अब बुलेट क्या करेगा, वो एक्शन हुआ, गन क्या किया एक्शन किया, अब बुलेट क्या करेगा रिएक्शन करेगा, कितना इक्वल रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जितना फोर्स है, सोचो इसकी वेलोसिटी 0 होती है और इतना वेलोसिटी से निकलता है, तो कितना फोर्स लगा होगा, तो उतना फोर्स ये क्या करेगा गन पे भी अप्लाई करेगा। और गन पे जब उतना फोर्स अप्लाई करेगा तो ये गन में किस डायरेक्शन में करेगा, ये इधर फोर्स लगाया गन, मतलब एक्शन इधर हुआ, तो रिएक्शन किधर होगा इस डायरेक्शन में, और रिएक्शन होने के कारण क्या होगा पीछे की तरफ झटका लगता है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर है कि रिक्वायरिंग ऑफ गन में थर्ड लॉ ऑफ मोशन कैसे यूज होता है। आगे क्या, फ्लाइंग ऑफ द जेट एरोप्लेन्स। फ्लाइंग ऑफ द जेट और एरोप्लेन्स में क्या होता है समझते हैं इसको भी थोड़ा। रॉकेट वाला एग्जांपल ही देख लेते हैं, वहीं से समझ में आ जाएगा आपको। ये क्या करेगा, ऊपर जाता है, कुछ ऐसा होता है इसका बना हुआ, ठीक है। ये क्या होता है ऊपर उड़ने वाला है।
ये क्या करने वाला, ऊपर उड़ने वाला। तो ऊपर उड़ने के लिए क्या हुआ, तो इसमें फ्यूल होता है, क्या होता है, फ्यूल होता है। तो फ्यूल जब बर्न होता है और क्या करता है, ये पीछे से एग्जॉस्ट होता है, यहाँ से एग्जॉस्ट होता है। अब यहाँ से जैसे एग्जॉस्ट होगा तो ये क्या कर रहा है, यहाँ से फोर्स लगा रहा है, किस पे, क्योंकि इसको बाहर निकलना है। तो बाहर निकलने के लिए एटमॉस्फेयर पे क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। और जब एटमॉस्फेयर पे ये फोर्स लगाएगा तो एटमॉस्फेयर क्या करेगा, रिएक्शन में इसको उल्टा डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। समझ में आ रही बात। या फिर मान के चलो ग्राउंड पे ही है, तो ग्राउंड पे अगर मान लो यहाँ से ऐसे है, ठीक है, तो ग्राउंड अगर यहाँ से कुछ एग्जॉस्ट हो रहा है तो यहाँ से निकलने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, ग्राउंड पे फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी ये वाला जो यहाँ से एग्जॉस्ट हो रहा है वो ग्राउंड पे यहाँ से बाहर निकल सकता है। समझ में आ रही बात। तो ये जैसे ही इस पर फोर्स लगाएगा तो ये क्या करेगा, रिएक्शन में उल्टा डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। तो ये क्या होता है, एक्शन होता है। ये क्या होता है, एक्शन। और एटमॉस्फेयर क्या करती है, इसके ऊपर उल्टा डायरेक्शन में क्या करती है, रिएक्शन करती है। और ये रिएक्शन के कारण क्या होता है, फ्लाई करता है ऊपर की तरफ। ठीक है। अब वॉकिंग ऑफ अ मैन, वॉकिंग ऑफ अ मैन में क्या है, समझो थोड़ा इसको। ये आदमी इधर चलने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, आप भी फील किए होगे, जब आपको आगे की तरफ चलना होता है तो आप फोर्स किधर लगाते हो, जमीन पे, पीछे की तरफ। ठीक है। क्या करते हैं हम लोग, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, इस डायरेक्शन में। अब इस डायरेक्शन में ये फोर्स लगा रहा है, इसको चलना किधर है, आगे। अब ये फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, तो ग्राउंड क्या करेगा, ये एक्शन हो गया। तो ग्राउंड क्या करेगा, रिएक्शन में किधर फोर्स लगाएगा, आगे की तरफ। अगर ये ग्राउंड पे पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा है तो ग्राउंड रिएक्शन में क्या करेगा, आगे की तरफ फोर्स लगाएगा। और हम लोग क्या करते हैं, इसी फोर्स के कारण, रिएक्शन फोर्स के कारण जो ग्राउंड हमारे ऊपर या धरती जो लगा रही है उसके कारण हम लोग क्या करते हैं, आगे की तरफ मूव करते हैं। ठीक है। तो वॉकिंग में भी थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एग्जाम्पल है। और व्हेन अ मैन जंप्स आउट ऑफ अ बोट टू द बैंक ऑफ रिवर द बोट मूव्स बैकवर्ड। मतलब अगर मान लो कोई, यहाँ पे क्या एक बोट है ऐसे, ठीक है, ये बैंक ऑफ द रिवर है, एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है, इसको क्या करना है, यहाँ से जंप करके इस पे आना है। ठीक है। इसको क्या करना है, यहाँ से जंप करके, इस बोट से जंप करके इस पे आना है। तो कैसे जंप करेगा, अब बताओ, जंप करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, आगे की तरफ जंप करना है तो इसे फोर्स किधर लगाना पड़ेगा। अब ये ग्राउंड पे तो खड़ा है नहीं, किस पे खड़ा है, बोट पे, तो बोट पे ही फोर्स लगाएगा, किधर, पीछे की तरफ। समझ में आ रही बात। बोट अगर ये आगे जंप करना चाहता है तो ये क्या चाहेगा कि हम बोट पे पीछे फोर्स लगाए, जब बोट हमारे रिएक्शन में क्या करेगा, आगे फोर्स लगाएगा। समझ में आ रही बात। तो ये जैसे फोर्स लगाता है तो ये क्या करता है, आगे की तरफ मूव कर जाता है और ये आगे कूदता है। सोचो, तो बोट इस पे फोर्स लगाया किधर, आगे की तरफ। बोट इस पे किधर फोर्स लगाया, आगे की तरफ, जिसके कारण ये आगे की तरफ जंप किया। और उसके रिएक्शन में ये क्या करेगा, ये क्या किया, पहले इस पे फोर्स लगाया किधर, पीछे की तरफ। अब बोट क्या किया, उसके रिएक्शन में आगे फोर्स लगाया। तो ये जो पीछे की तरफ इसे फोर्स लगाया ना, उसके कारण ये बोट क्या हो जाता है, पीछे की तरफ मूव कर जाता है। इसे जंप करना है आगे, लेकिन ये फोर्स किधर लगा रहा है, पीछे, क्योंकि इसे पता है कि अगर ये फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में तो क्या करेगा, बोट इसको रिएक्शन में आगे की तरफ धकेल देगा। यहाँ तक बात क्लियर है। ठीक है। जैसे कि मान लो एक कैटापुल्ट का एग्जाम्पल लेते हैं। इससे हमें क्या करना रहता है, कैटापुल्ट मतलब गुलेल। ठीक है। अब ये क्या करना है, हमें ये जो स्टोन है इसमें, उसको क्या करना है, आगे की तरफ ये करना है, फेंकना है। तो हम क्या करते हैं, इसको पीछे की तरफ खींचते हैं। पीछे की तरफ खींचते हैं क्यों, हमें पता है कि अगर हम इसमें पीछे की तरफ इस बेल्ट पे फोर्स लगाएंगे, एक गुलेल का बेल्ट पे पीछे की तरफ फोर्स लगाएंगे, तो गुलेल का बेल्ट क्या करेगा, हमें रिएक्शन में स्टोन पे किधर फोर्स लगाएगा, आगे की तरफ। समझ में आ रही बात। तो रिएक्शन का ये यूज यहाँ पे भी होता है, वो रिएक्शन फोर्स के कारण ही ये स्टोन क्या होता है, आगे की तरफ मूव करता है। यहाँ पे भी वही सेम केस है, रिएक्शन वाला केस। तो ये सारे एग्जाम्पल्स एग्जाम में पूछा जाता है। रिकॉइलिंग ऑफ गन किस क्यों होता है, ठीक है, तो रिएक्शन फोर्स के कारण होता है। ये याद रखिएगा। ये सबका रीजन क्या है, सारे का रीजन मतलब कारण क्या है, तो रिएक्शन फोर्स है। अगर एग्जाम में पूछा जाए प्रतिक्रिया बल, ठीक है, कौन सा बल, प्रतिक्रिया बल। देखिए, ये लॉज ऑफ मोशन, ऐसा नहीं कि लॉज ऑफ मोशन नहीं था तो ये रिएक्शन एक्शन नहीं लगता था। समझ में आ रही बात। ये जितना भी फिजिक्स में आप पढ़ते हो सब चीज़ नेचुरल है, सब पहले से एग्जिस्ट करता है। फिजिक्स सबको आती है, बस उसका कस्टमाइज कॉन्सेप्ट नहीं पता है।
ठीक है। जैसे मान के चलो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपके पास एक फ़ोन है, ठीक है, फ़ोन को आप टेबल पे रखे हो, ठीक है, अब 10 मिनट के बाद आपको फिर से फ़ोन का ज़रूरत पड़ा, कहीं आप टेबल पे कोई रूम पे रख दिए, अब क्या करोगे, जाके फिर से वहीं टेबल पे ही ढूंढोगे जिस रूम पे आप रखे थे, कहीं और रखे थे, वहीं पे ढूंढोगे, क्योंकि आपको पता है कि वो फ़ोन जो है तब तक वहाँ से मूव नहीं करेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे। अ बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट until and unless an external force will act on this, मतलब कि वो मोबाइल वहाँ से खुद से तो हिल ही नहीं सकता है जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना काम करे। समझ में आ रही बात? मतलब वो तो हमको ही पता है कि वो मूव नहीं करेगा, बस उसी को स्टेटमेंट के फॉर्म में हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है, कि सब चीज़ में वही कंसेप्ट है। यहाँ भी अब ये व्यक्ति को यहाँ से कूदना है तो ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पड़ेगा, तभी तो ऐसे नहीं कूदेगा ना, ये तो ऐसे भी कूद जाएगा। इसको ही पता है कि ये रिएक्शन लगाएगा ही, ठीक है, इसको ही पता अगर हम इस पर फोर्स लगाएंगे तो ये इस पर फोर्स लगाएगा। तो ये सब सारे फिजिक्स वाले चीज़ क्या है, सबको ये नेचुरल चीज़ है, ठीक है, इसको बस एक स्टेटमेंट में एक कॉन्सेप्ट एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ने के लिए सब्जेक्ट बनाया गया जिसका नाम क्या है, फिजिक्स, ठीक है। तो अब आगे और भी चीज़ देखेंगे। तो ये 4 एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स थे जो एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से, वो हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। और कुछ एग्जाम्पल्स अगर आपको आता है, जैसे ये क्या कहते हैं, ये वाला है, एक स्प्रिंग वाला एग्जाम्पल है, गुलेल वाला बता दिए, ठीक है। वैसे आप ये तीर धनुष वाला एग्जाम्पल भी देखे हो, क्या होता है, ऐसे होता है ना, इसमें भी क्या करते हैं, इसमें हम लोग फोर्स लगाते हैं, पीछे की तरफ एक्शन करते हैं, ये क्या करेगा, रिएक्शन के लिए इसको आगे धकेल देगा, ठीक है। तो ये सारा एग्जाम्पल क्या है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन का है। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो इस तरह से क्वेश्चन अगर फ्रेम किया जा सकता है आपके एग्जाम में कि ये इसमें कौन से फोर्स के कारण ये तीर आगे जा रहा है, तो रिएक्शन फोर्स होगा, इसमें भी सेम चीज़ होगा, ठीक है। और भी इलास्टिक फोर्स वगैरह होता है, लेकिन वो सब आपको नहीं पढ़ना है अभी इस चैप्टर में, ठीक है, जब होगा तो देख लें। और आगे कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से न्यूमेरिकल करना जरूरी है, और थोड़ा सा और उसको डिस्कस करेंगे आज। तो आगे चलते हैं, तो न्यूमेरिकल्स देखते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का। व्हाट फोर्स शुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉल ऑफ मास 6 kg। एक 6 kg द्रव्यमान के गेंद को 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से त्वरित करने के लिए कितना बल लगेगा, ठीक है। आपका ऑप्शन है 24 न्यूटन, 30 न्यूटन, 12 न्यूटन एंड 48 न्यूटन। अगर जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, अगर बना सकते हो तो वीडियो को 1 मिनट पॉज करके इसका आंसर आप लोग फाइंड करो और देखो कि सही बना है या नहीं, ठीक है। तो एक चीज़ पहले हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं, ठीक है। क्या पढ़ाए थे उसमें, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। क्या पढ़ाए थे कि जो फोर्स होता था वो क्या होता था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता था। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मीन्स डेल पी अपॉन डेल टी। डेल पी क्या था, चेंज इन मोमेंटम, और डेल टी क्या था, चेंज इन टाइम। मतलब चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम को हम लोग क्या कहते थे, फोर्स कहते थे। और ये जब हम लोग फॉर्मूला निकाले थे तो मास इंटू एक्सलेशन आया था, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए। तो मास तो बॉडी की अपनी प्रॉपर्टी है, लेकिन एक्सलेशन अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। मास अगर अपनी प्रॉपर्टी बॉडी का, लेकिन एक्सलेशन तो नहीं। तो अगर कोई बॉडी रेस्ट में, ठीक है, कोई बॉडी रेस्ट में, उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो उसकी वेलोसिटी को अगर चेंज करना है हमें, तो क्या करना पड़ेगा, उसमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। या फिर कोई बॉडी रेस्ट में, उसको मोशन में लाना है, तो उसमें भी हमें क्या करना पड़ता है, फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। तो जैसे ही फोर्स अप्लाई करते हैं उसकी क्या होती है, वेलोसिटी चेंज हो जाती है। जैसे 0 वेलोसिटी में रेस्ट में अभी ये चलने लगेगा तो इसकी वेलोसिटी कुछ और हो जाएगी। तो जब वेलोसिटी चेंज हो जाती है तो इसमें क्या आता है, एक्सेलरेशन आता है, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम को ही हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं या त्वरण कहते हैं। तो किसी बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए, अगर किसी बॉडी का एक्सेलरेशन 0 है और अगर उसमें हम लोग एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, पहली बात, ठीक है। और भी चीज़, दूसरी बात क्या था, अगर किसी बॉडी का मोमेंटम को चेंज करना होता था तो भी हम लोग क्या करते थे, उसमें फोर्स अप्लाई करते थे। जैसे मान लो मोमेंटम चेंज, अगर इसकी मोमेंटम अभी क्या है, 0, m इंटू वेलोसिटी 0 है। अब ये कोई v वेलोसिटी से चलने लगा तो m इंटू वी। अब ये 0 से v वेलोसिटी, अब मोमेंटम चेंज किसके कारण किया, मास के कारण तो चेंज नहीं किया, मोमेंटम चेंज किसके कारण किया, वेलोसिटी, इसके वेग के कारण। अब वेग क्यों आया, एक्सेलरेशन के कारण, बॉडी में एक्सेलरेशन आया, और एक्सेलरेशन के पीछे कौन सा रीजन है, फोर्स। समझ में आ रही बात, मतलब सारा काम क्या करता है, कौन करता है, बल। किसी बॉडी में आप बल लगाओगे तभी उसमें वेलोसिटी आएगा, या वेलोसिटी चेंज करेगा, वेलोसिटी चेंज करेगा तभी एक्सेलरेशन आएगा, और वेलोसिटी चेंज करने के कारण मोमेंटम भी चेंज करेगा।
तो अगर मोमेंटम को चेंज करना है तब भी फोर्स लगाना पड़ेगा, वेलोसिटी चेंज करना है तब भी फोर्स लगाना पड़ेगा, और किसी बॉडी में अगर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है तब भी हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। मतलब तीनों केस में क्या करना पड़ेगा, फोर्स। और इसका उल्टा अगर सोचोगे तो ऐसे भी सोच सकते हो कि अगर किसी बॉडी में फोर्स लगाते हैं तो उसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी, उसमें एक्सेलरेशन भी आएगी और उसकी मोमेंटम भी चेंज होगी, ठीक है, उसका संवेग भी बदल जाएगा। तो ये तीन केस आप जैसे समझ सकते हो इसको समझ लो, ठीक है, इसको याद रखो हमेशा। तो फोर्स क्या कर सकता है, पहली बात हम लिख देते हैं इसको, अच्छे से आप लोग नोट कर लो इसको, ठीक है। क्या कर सकता है, वेलोसिटी को अगर चेंज करना है, मतलब वेग को अगर बदलना है तो एक्सेलरेशन लाना है बॉडी में, मतलब त्वरण लाना है, तब भी फोर्स लगाना पड़ेगा। मोमेंटम चेंज करना है, मतलब संवेग परिवर्तन करना है, तब भी क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तीन केस आपको समझ में आ गया होगा। अभी चलते हैं सेकेंड मोमेंटम पे या इस न्यूमेरिकल पे। चलिए देखते हैं। पहला चीज में इंफॉर्मेशन निकालो, क्या क्या दिया, व्हाट फोर्स शुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब एक्सेलरेशन आपको कितना दिया हुआ है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब त्वरण, ठीक है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से त्वरित किया जाता है। और द्रव्यमान मतलब मास कितना दिया हुआ है, 6 kg। अब इसमें बोला फोर्स, तो आपको सेकेंड लॉ ऑफ इक्वेशन पता है, F इक्वल टू एम इंटू ए, और ए इक्वल्स टू क्या होता है, V माइनस यू अपॉन टी भी होता है। तो मतलब इसका एक फॉर्मूला, मतलब वहाँ पे हम लोग निकालते थे V1 माइनस V2, ठीक है, उससे कंफ्यूज नहीं होना। ये क्या है, तो ये दोनों फार्मूला फोर्स का है। तो यहाँ पे फोर्स हमें फाइंड करना है कितना, तो मास दिया हुआ हमारे पास और एक्सेलरेशन दिया हुआ, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है सबसे। F इक्वल्स टू एम इंटू ए मीन 6 इंटू 4, और ऐसा यूनिट क्या होता है इसका, न्यूटन होता है, ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में ही हम बताए थे। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। क्या आंसर होगा, 24 न्यूटन। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है एक लाइन में, ठीक है। रेलवे के एग्जाम में जनरली पूछा जाता है इस टाइप से क्वेश्चन। तो ये जिसका आंसर 24 न्यूटन आया है उनका आंसर सही है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, और कुछ एक दो क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा लेवल और ऊपर करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू इम्पार्ट टू अ कार वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मास ऑफ द कार 1500 kg, मतलब 1500 kg। किसी कार को विराम से 30 मीटर पर सेकेंड की वेग से 10 सेकंड में चलाने के लिए लगने वाला बल ज्ञात करें। कार का द्रव्यमान 1500 kg। ऑप्शन है 3000 न्यूटन, 4500 न्यूटन, 6000 एंड 1500 न्यूटन, ठीक है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और कोई ट्राई कीजिए इसको सॉल्व करने का। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखिए, बोल रहा है एक कार है, थोड़ा सा इसका पिक्टोरियल भी बनाने की कोशिश कीजिए। ऐसे कार है, बोल रहा है कहाँ से स्टार्ट किया, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। सबसे पहला कीवर्ड तो यहीं पे मिल गया हमें, क्या, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, u इक्वल्स टू 0, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या बोल रहा है कि 10 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 10 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। कितना टाइम में, 10 सेकेंड में। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है। और मास कार का दे दिया है कितना, 1500 kg। अब बोल रहा है कि इसमें बल कितना लगाया गया होगा, इसे रोकने के लिए इसमें बल कितना लगाया गया होगा, ठीक है। तो बल कितना लगाया गया होगा, तो बल इक्वल्स टू हम लोग क्या पढ़े, मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन हमें क्या पढ़ रहे हैं, v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी t। या एक्सेलरेशन भी पहले निकाल सकते हो यहाँ से। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाई टी, तो 10 माइनस 30 मीटर पर सेकेंड दिया होगा ना, तो हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मास कितना दिया हुआ, 1500 kg इंटू 3 कर दोगे, यू विल गेट 4500 न्यूटन। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, ठीक है। तो देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन था, आपको बस इसका इंफॉर्मेशन यहाँ से निकालना था, क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। 1 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं, विद इन अ मिनट आप इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, SSC वगैरह के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन एक हो गया, ठीक है। अब इसी में क्वेश्चन थोड़ा और ये टर्न करके देता है
थोड़ा सा क्वेश्चन को मूव कर ट्विस्ट करेगा। क्या करेगा कि बोलेगा एक कार है जो 30 मीटर पर सेकंड से पहले से चल रही है, ठीक है, कोई कार जो 30 मीटर पर सेकंड से चल रही है, उसमें ब्रेक लगाया जाता है और 10 सेकंड में कार रुक जाती है, तो उसमें कितना फोर्स लगाया जाएगा। समझ में आई बात? थोड़ा सा और समझिए। एक कार है जो 30 मीटर पर सेकंड से पहले से चल रही है, ठीक है, और उसमें ब्रेक लगाया जाता है उसे रोकने के लिए, और 10 सेकंड में कार रुक जाती है। कितना फोर्स लगाया गया उसमें, ठीक है, तो कितना फोर्स लगाया गया सोचो तो यहाँ पे u कितना हो जाएगा 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये इससे पहले चल रही थी और फाइनली क्या होता है, ब्रेक लगाने के बाद कार रुक जाता है। मोशन वाले चैप्टर का जो लेक्चर देखे होंगे उसमें हम लोग ये ब्रेक वाला क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट देखे थे, ठीक है। मतलब v इक्वल्स टू क्या हो गया 0। अब फिर से सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, फोर्स इक्वल टू क्या होगा मास इंटू एक्सेलरेशन। अब देखो इस डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव लेके चल रहे, क्यों, क्योंकि अभी इसकी वेलोसिटी v है इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन को में हम लोग प्लस 30 मीटर पर सेकंड लिख रहे हैं, ठीक है। तो मतलब उस डायरेक्शन को हम लोग क्या लेके चल रहे हैं, पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। v इक्वल्स टू क्या दिया है 0 दिया हुआ है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। v क्या है 0 माइनस 30 अपॉन 10 मतलब माइनस 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। अब फोर्स कितना आ जाएगा 1500 इंटू माइनस 3, यू विल गेट माइनस 4500 न्यूटन। यहाँ पे देखिए आंसर क्या आ गया, निगेटिव आ गया। निगेटिव मतलब अगर इस कार को रोकना है, ठीक है, कार ऐसे चल रही तो हमें फोर्स किधर लगाना पड़ेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तभी तो कार रुकेगा। समझ में आ रही बात? कार को रोकना है तो हमें फोर्स क्या करना पड़ेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इधर अगर पॉजिटिव लिए तो इधर निगेटिव लिए, तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ माइनस वाला ध्यान रखिएगा कि अगर एग्जाम में साइन के बारे में पूछा गया, अगर प्लस 4500 न्यूटन माइनस 4500 न्यूटन दोनों ऑप्शन में, तो आपको माइनस 4500 न्यूटन पे टिक करना अगर रुकने वाली बात की जा रही है तो, ठीक है। और देखते हैं एक क्वेश्चन और देखते हैं इससे। तो एक क्वेश्चन और है, क्या है, इफ अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स अ मास ऑफ m1 an acceleration of 8 meter per second square, a mass m2 an acceleration of 24 meter per second square, what would it give if both masses are tied together। मतलब क्या कह रहा है कि अगर मान लो, इस हिंदी में नहीं लिखते हैं, इसको समझा देते हैं आपको, ठीक है, क्वेश्चन समझ लीजिए। बोल रहा है क्या, ये बॉडी 1 है जिसका मास कितना है m1। अब ये इस पर 5 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं तो इसमें एक्सेलरेशन कितना का आता है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, ठीक है। बोल रहा है एक और बॉडी है m2 है, एक बॉडी क्या है m2, ठीक है। m2 में बोल रहा है कि अगर हम फोर्स लगाते हैं सेम फोर्स 5 न्यूटन का, तो इसमें एक्सेलरेशन कितना आता है 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, ठीक है। अब बोल रहा है कि दोनों को टाइट कर दे रहे एक साथ, ध्यान दीजिए, एक साथ बांध दे रहे, ठीक है, बांध दे रहे हैं, टाइट टुगेदर। दोनों को क्या कर रहा है, एक साथ ऐसे बांध दे रहा है। अब दोनों पे फोर्स लगा रहा है सेम 5 न्यूटन का। अब पूछ रहा है कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। क्या पूछ रहा है, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, ठीक है। तो पहला बात, तीनों को एक एक करके देखते हैं। F इक्वल टू m1a1, ठीक है, F इक्वल्स टू m2a2 भी होगा, क्योंकि तीनों में क्या हो रहा है, फोर्स सेम हो रहा है। F इक्वल टू m3a3 और m3 इक्वल्स टू क्या है m1 प्लस m2 है। m3 इक्वल्स टू क्या है m1 प्लस m2, ठीक है। क्यों, क्योंकि दोनों को हम लोग एक साथ टाइट कर दे रहे हैं, मतलब बांध दे रहे। तो नेट मास जो ये बॉडी 3 बन रहा है उसका क्या हो जाएगा, टोटल मास m1 प्लस m2 हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए। F इक्वल टू क्या 5 न्यूटन, m1 आपको पता नहीं है, a1 दिया हुआ 8, तो m1 कितना हो जाएगा 5/8 kg हो जाएगा क्या, ठीक है। वैसे ही 5 इक्वल्स टू m2 इंटू 24 करोगे, m2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5/24। अब m3 फाइंड कर लो, m1 प्लस m2 कितना आ जाएगा 5/8 प्लस 5/24, यू विल गेट 24, 15 प्लस 5 20/24, ठीक है, दैट मीन्स 5/6 kg, ठीक है। ये आपका m3 हो गया। आपको क्या निकालना है, a3 निकालना है। फोर्स तो तीनों में सेम है, F ही है, तो F इक्वल्स टू क्या लिखोगे m3a3। F 5 है, m3 कितना 5/6 और a3 आपको फाइंड करना है। यू विल गेट a3 इक्वल्स टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन होगा बताइए, ऑप्शन
सी। ठीक है, तो देखिए आपका क्वेश्चन इसमें कुछ था नहीं, क्वेश्चन में क्या था, बस आपको ये वाला चीज़ समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं है। पहला चीज़ क्या, तीनों में फोर्स सेम लग रहा है। ठीक है, दोनों का इंडिविजुअल एक्सेलरेशन दिया हुआ है। अब बोला दोनों को साथ में कंबाइन कर दे रहे हैं तो नेट एक्सेलरेशन क्या होगा इसमें। ठीक है, तो फाइनली आपको m3 फाइंड करना था, m1 प्लस m2। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन अगर आप डायरेक्ट ये लिखते कि F इक्वल टू m3a3, F तो आपको 5 न्यूटन था, m3 नहीं पता था, a3 भी नहीं पता था, आपको a3 निकालना था। तो आपको सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, m3, क्योंकि अगर a3 फाइंड करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए था, m3 होना चाहिए था। तो m3 कैसे निकलता, तो m3 m1 प्लस m2 का एडिशन है, तो उसके लिए हमें पहले क्या चाहिए, m1 चाहिए, फिर m2 चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन उतना भी टफ नहीं था। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा, विद इन अ मिनट, 1 मिनट का क्वेश्चन था ये भी। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो एक क्वेश्चन है, अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रोल्स डाउन अ हिल विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकंड, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन एंड फोर्स एक्टिंग ऑन द ट्रक, मास ऑफ द ट्रक इज 700 kg। ठीक है, बोला एक ट्रक विराम से शुरू होकर एक समान त्वरण से ढल रही है, कोई हिली एरिया है, जिसे इसको थोड़ा समझिए क्वेश्चन को। बोला एक ट्रक है, ठीक है, सपोज दैट ये एक ट्रक है, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, विराम से, मतलब 0 से स्टार्ट हुआ, ऐसे ढल रहा है, एक हिली एरिया में क्या कर रहा है, ऐसे ढलते हुए जा रही है। बोला 400 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है, कितना, 400 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है ट्रक, कितने टाइम में, 20 सेकेंड में। टाइम आपको दे दिया है 20 सेकेंड। ठीक है, फाइंड द एक्सेलरेशन एंड फोर्स एक्टिंग ऑन द ट्रक, ट्रक पे का एक्सेलरेशन फाइंड करना और फोर्स कितना लग रहा है, मास दिया हुआ 700 kg। ठीक है, ऑप्शंस हैं आपके पास ABCD। तो इसमें देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़ेगा, U0 है, V के बारे में पता नहीं है। ठीक है, आपको यहाँ एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़ेगा, S दिया हुआ है, T दिया हुआ है। सबसे पहले एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए V नहीं है तो फिर इक्वेशन ऑफ मोशन जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे उसका यूज़ करना पड़ेगा। वो 3 इक्वेशन में से कोई एक इक्वेशन यूज़ होगा, क्या क्या, V इक्वल्स टू U प्लस AT, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और तीसरा इक्वेशन क्या था, V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। तो देखो ये इसमें V है, इसमें भी V है, और यहाँ पे V तो है नहीं, तो मतलब दोनों इक्वेशन खत्म हो गया, ये दोनों यूज़ होगा नहीं। यूज़ कौन सा होने वाला, ये सेकंड वाला। सेकंड वाला में आपके पास क्या क्या है, S है, ठीक है, U भी है, T भी है, T भी है, मतलब A आप यहाँ से फाइंड कर लोगे। ठीक है, ए फाइंड हो जाएगा, मास दिया हुआ, मास इंटू एक्सेलरेशन करोगे, आपके पास आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, सब कुछ दिया हुआ है, आपको फाइंड करके हमें आंसर जो है इसका वो कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो तब तक के लिए आप लोग और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए। आज क्लास यहीं पे हम लोग एंड करने वाले हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कुछ और न्यूमेरिकल्स देख लेंगे इस चैप्टर से। और तब तक के लिए हमारा वीडियो अगर आप लोग एंजॉय करें तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और देखते रहिए पूरा लेक्चर, नोट्स वगैरह बनाते रहिए और पढ़ाई करते रहिए, मोटिवेटेड रहिए। थैंक यू।